Hello, I am Vivek and this is the 11th lecture of our CSAT series. In this lecture, we'll try to solve some previous year questions based on the number systems. In the last 3 lectures, I have covered all the concepts of number system with sufficient examples. So for better understanding, you should first watch those lectures, then come and watch this lecture. In case you are very comfortable with the concepts of number system, you can start from there also. So first problem for today is 5 persons fire bullets at a target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour. ठीक है, तो 5 लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक टारगेट है उस पर 6 सेकेंड, 7 सेकेंड्स, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड्स एंड 12 सेकेंड्स के इंटरवल पे बुलेट्स को फायर करते हैं. तो हमें ये बताना है कि 1 घंटे में ये कितनी बार होगा कि वो लोग साथ में बुलेट फायर कर रहे हों. जैसे मान लेते हैं 5 लोग हैं, है ना. ए पहला वाले को ए बोलते हैं, वो कब कब फायर कर रहा है, 6 सेकंड का इंटरवल फायर कर रहा है. तो पहली गोली कब फायर करेगा, 6 सेकंड्स पे. नेक्स्ट वाली गोली कब फायर करेगा, नहीं बुलेट 12 सेकंड्स पे. तो 6, 12, 18, 24, 30 है ना, ये 36 ऐसे इसका चलता जाएगा सीक्वेंस. ठीक है, काफ़ी आगे तो मतलब चलता ही रहेगा. हमें वो तो पता नहीं कितनी बार फायर करता है, हमें बस ये पता करना है कि 1 घंटे में कितनी बार ऐसे फायर करता है. देन बी वाला का क्या है, 7 सेकेंड. तो 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन. सी वाले का 8 है ना, डी वाले का 9 है एंड ई वाले का कितना है, 12. समझ ही गए होंगे ना, 8, 16, 24 ऐसे चलता रहेगा. इसका 9, 18, 27, इसका 12, 24 है ना, ऐसे चलता रहेगा. 36 ना, ये इंटरवल में चलते रहेंगे. हमें फाइंड ये करना है कि 1 घंटे में इतना कितनी बार होगा कि वो लोग साथ में बुलेट फायर करें. तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हम पहले ये निकाल लेते हैं कि ऐसा करने में मतलब कि वो लोग साथ में बुलेट फायर कर रहे हैं, ये होने में मिनिमम कितना टाइम लगता है. मतलब ये एक बार होने में मिनिमम कितना टाइम लगता है. मान लीजिए एक बार होने में लगता है 5 मिनट, है ना, 5 मिनट लगता है. तो 1 घंटे में कितनी बार होगा, 60/5 मिनट्स है ना. 60 मिनट होता है 1 घंटे में, कितना आएगा, 12. मान लीजिए ये करने में लगता है 10 मिनट, है ना, कि 10 मिनट में ऐसा होता है कि सारे लोग साथ में बुलेट फायर कर रहे हैं. ये एक बार होने में, यानी ये होने में मिनिमम टाइम जो है ना, मिनिमम टाइम बोल लें या लीस्ट टाइम बोल लें, ये होने में लीस्ट टाइम 10 मिनट लगता है. मतलब इसका यही हुआ कि हाँ 10 मिनट में एक बार ऐसा होता है कि वो लोग साथ में बुलेट को फायर करेंगे. तो कितना हो जाता है इसमें, 60/10 है ना, 6 सेकेंड्स, 6 टाइम्स ऐसा होगा 1 घंटे में, है ना. ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर 5 मिनट आ जाए टाइम, 10 मिनट आ जाए, तो टाइम देखते हैं कितना आएगा. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया इनके मल्टीपल्स सारे के कि ये कौन कौन से एग्जैक्टली कौन से टाइम पे बुलेट्स को फायर करेंगे, है ना. एलसीएम आपको पता होगा क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना. वैसे अब इतना नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ चुके हैं तो एलसीएम आपको डायरेक्टली दिखना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन में एलसीएम पूछ रहा है. मतलब एलसीएम निकालने के बाद एग्जैक्टली हम निकाल पाएंगे कि मतलब एलसीएम से हमें ये पता लग जाएगा कि एक बार ऐसा होने में मतलब कि वो लोग साथ में बुलेट फायर करते हैं, ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा, ये एलसीएम से पता लग जाएगा. देन हम उस टाइम को डिवाइड कर देंगे, मतलब किस को डिवाइड कर देंगे, 1 आवर को उस टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो पता लग जाएगा 1 घंटे में कितने बार ऐसा हो रहा है. जो मैंने यहाँ बताया कि 15 मिनट आता है तो 10 मिनट आता है तो ऐसे कर देंगे, 5 मिनट आता है तो ऐसे कर देंगे. ठीक है. फिर भी हम देख लेते हैं जैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट, एलसीएम होता है. मल्टीपल तो आपने देख लिया कि हाँ ठीक है, ये ABCD इन सब के मल्टीपल में जा रहा है. इनका कॉमन मल्टीपल कहीं ना कहीं होना चाहिए, राइट. कॉमन मल्टीपल जो होगा, जैसे मान लेते हैं इनका कॉमन मल्टीपल आता है L. तो L पे मतलब L इस सीरीज में भी है, सीरीज 1 में भी है, जो 500 इसकी A वाली जो सीरीज है 6, 12, 18 इसमें भी है L. 7, 14, 21 वाली में भी है, यानी सेकंड वाली में भी है, थर्ड सीरीज में, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में, सब सीरीज में आता है, राइट. जैसे देखिए 24 इसमें भी आया है और 24 कहीं और भी आया होगा, इसमें भी आया है, राइट. तो एक आपको दिख गया कि हाँ ये आ रहा है. जैसे 18 देखिए, 18 यहाँ भी आया है और 18 यहाँ भी आया है. तो ये क्या है, ये कॉमन मल्टीपल्स ही है ना. बट कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कि L मान लीजिए है, जो कि इन पाँचों में आ रहा है. तो पाँचों में आ रहा है मतलब क्या कि पहली सीरीज क्या बता रही है कि A कौन कौन से इंटरवल पे, मतलब कौन कौन से एग्जैक्ट टाइम पे फायर करेगा बुलेट. सेकंड वाली सीरीज क्या बता रही है कि बी कब कब फायर करेगा. थर्ड वाली क्या बता रही है कि सी कब कब फायर करेगा. फोर्थ वाली क्या बता रही है कि डी कब कब फायर करेगा. सिमिलरली फिफ्थ वाली क्या बता रही है कि ई कब कब बुलेट्स को फायर करेगा. एल सभी में आ रहा है, मतलब एल पे सभी फायर करेंगे.
राइट। तो हमें वो मिल जाएगा कि हाँ ठीक है यहाँ पे सभी फायर कर रहे हैं, बट हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि फर्स्ट टाइम कब ऐसा होगा कि जब सभी फायर करेंगे। तो यानी कि यहाँ से आपको लीस्ट वाला बात भी समझ आ गई, हमें लीस्ट निकालना है ना कि फर्स्ट टाइम में ऐसा कब होगा। भाई हो सकता है एल भी आए उनमें, देन 2l भी आएगा, है ना, एल आएगा तो 2l भी कॉमन आएगा, 3l भी आएगा, 4l भी आएगा, है ना, 100 टाइम्स l भी आएगा। तो हमें 100 टाइम्स l, 50 टाइम्स l वहाँ पे नहीं जाना है, हमें अभी l फाइंड करना है कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम ऐसा होने में। दैट इज मिनिमम l की क्या वैल्यू है, दैट इज लीस्ट l क्या है, जो कि इन सब के कॉमन मल्टीपल होगा, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे पूछ रहा है ये, मतलब ये वाला पार्ट क्वेश्चन का मैंने समझा दिया, बाकी ज़रूरत थी नहीं, मतलब जिन्होंने लेक्चर वगैरह फॉलो किए हैं या जिनको पहले से आइडिया था, मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत ऑब्वियस होना चाहिए। बट हाँ हो सकता है एक को भी नहीं पता हो, तो मेरी तो ड्यूटी बनती है ना कि समझाना, तो इसलिए बता दिया। ठीक है, तो हमें दिख गया कि इनका अगर एलसीएम फाइंड कर लें 6, 7, 8, 9 एंड 12 का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट टाइम ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज एक बार ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये पता चल जाएगा। देन हमें टोटल टाइम पता है कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, तो हम निकाल लेंगे कि एक घंटे में कितनी बार होगा, है ना, जो मैंने एग्जांपल दिया था ऊपर ये कि 5 मिनट आता है टाइम, तो वही 60/5 कर देंगे, 10 मिनट आता है मान लो 60/10 कर देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 6, 7, 8, 9 एंड 12 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था, एलसीएम एचसीएफ दोनों के मैं दो मेथड बताए थे। एलसीएम का तो सेकंड मेथड में थोड़ा एक्सटेंशन ही बताया था, बट ठीक है ओवरऑल दो मेथड बताए थे। बट मैंने आपको बार बार बोला था कि हमेशा ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करो, ईजी होता है, फास्ट होता है, यूटिलिटी ज़्यादा है इस मेथड की, क्योंकि ये मेथड और जगह भी लग जाता है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसको 2 × 3 हो जाएगा, 7 को चाहे 7 × 1 लिखे चाहे 7 लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। 8 क्या हो जाएगा 2 क्यूब ना, 4 × 2 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर × 2 2 क्यूब। 9 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। 12 क्या होगा 4 × 3, अब 4 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर × 3। अभी हमने लिख लिया। अब एलसीएम निकालते टाइम क्या करते हैं, हम इनकी मैक्सिमम वाली पावर लेते हैं, प्राइम्स के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वाला पावर है वो वाला ले लेते हैं। तो जैसे अभी 2 के लिए इनिशियली 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना, मैंने बोला मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, तो लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2। मिनिमम से स्टार्ट करने का ये लॉजिक है कि कुछ छूटता नहीं है ना, क्योंकि मैक्सिमम कितना बड़ा प्राइम नंबर आपको पता ही नहीं है, मिनिमम ही आपको पता है, तो मिनिमम से स्टार्ट करेंगे तो कभी कुछ छूटेगा नहीं। मैक्सिमम की कैप रखना मुश्किल होता है, मिनिमम का फिक्स है कि मिनिमम प्राइम नंबर कौन सा है 2। ठीक है, 2 से स्टार्ट किया, अब सिर्फ पहला वाला ही देखा है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो जब एक ही देखा है जिसमें 2 की पावर कितनी है 2, मतलब 2 की पावर कितनी है 1, दैट इज 2 लिखा है ना, तो 2 की पावर 1 इज 2, तो 2 टू द पावर 1 है, तो यही मैक्सिमम है, क्योंकि एक ही देखा है तो मैक्सिमम मिनिमम एवरेज सब कुछ यही है। बट हाँ अभी हम मैक्सिमम देख रहे हैं तो हम बोलेंगे ये मैक्सिमम है। ठीक है, देन नेक्स्ट वाले में 2 टू द पावर है 0, है ना, यहाँ तो 7 ही है सिर्फ, नेक्स्ट वाले में 2 टू द पावर 0 है, तो अब तक मैक्सिमम कौन सा रहा, पहले 2 टू द पावर 1 था, यहाँ पर 2 टू द पावर 0 आया, तो कितना मैक्सिमम हुआ अब तक 2 टू द पावर 1। नेक्स्ट वाले में कितना देखते हैं 2 टू द पावर 3, तो मैक्सिमम कौन सा होगा 2 टू द पावर 3। देन नेक्स्ट वाले में 2 टू द पावर 0 है, 3 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 3 नहीं है ना। 9 वाले में 2 टू द पावर 0 है, तो अभी तक मैक्सिमम कितना हुआ 2 टू द पावर 3। देन इसमें 2 टू द पावर 2 है, तो मैक्सिमम कितना हुआ 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 मैंने लिख दिया। देन अब 3 का चेक करते हैं, 3 टू द पावर 1 एक ही देखा है, यही मैक्सिमम मिनिमम एवरेज सब कुछ यही है, तो ठीक है ये मैक्सिमम भी है, सब कुछ है तो मैक्सिमम भी है, राइट। तो क्योंकि हम मैक्सिमम देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो 3 टू द पावर 1 मैक्सिमम हुआ। नेक्स्ट वाले में 3 टू द पावर 0 है, तो 3 टू द पावर 1 मैक्स रहा अब तक। देन नेक्स्ट वाले में भी 3 टू द पावर 0 है, तो 3 टू द पावर 1 मैक्सिमम रहा। देन नेक्स्ट वाले में दैट इज 9 वाले में 3 टू द पावर 2 है, तो मैक्सिमम कितना होगा 3 टू द पावर 2। देन उसके बाद 3 टू द पावर 1 है 12 वाले में, तो मैक्सिमम कितना हुआ 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 आया। देन 5 का देखिए, है ना, अब 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 5 आता है प्राइम नंबर, बट अब 5 तो इसमें दिख नहीं रहा, तो 7 का देखते हैं जल्दी से। 7 दिख रहा है हमें, तो 7 टू द पावर 0 पहले वाले में, तो अभी तक मैक्सिमम पावर कितनी हुई, भले से 0 है बट मैक्सिमम पावर कितनी आई, पहला एक ही देखा है तो वही वाला मैक्सिमम है, तो 7 टू द पावर 0 मैक्सिमम है। नेक्स्ट वाले में 7 टू द पावर 1, राइट, तो 7 टू द पावर 1 मैक्सिमम हो गया। देन नेक्स्ट वाले में 7 टू द पावर 0 है, तो अब तक मैक्सिमम कितना हुआ, पहले 7 टू द पावर 0 आया, फिर 7 टू द पावर 1 आया, फिर 7 टू द पावर 0 आया, तो मैक्सिमम कितना हुआ 7 टू द पावर 1। देन नेक्स्ट वाले में 7 टू द पावर 0 है, तो फिर 7 टू द पावर 1। देन नेक्स्ट वाले में भी 7 टू द पावर 0 है, तो 7 टू द पावर 1 ही मैक्सिमम आया। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 9 × 7, है ना, ये 504 आता है। एक बार आप करके देख लो,
8 इंटू 9 इंटू 7 करके देखो 504 आता है। तो 504 क्या है? सेकेंड्स, राइट। अब वैसे तो हम कर चुके हैं इतना सब कुछ इसमें कि आपको डायरेक्टली दिख जाना चाहिए यहाँ से कि हमें 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालना है। तो अगर हम 7, 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर दें तो सारा काम हो जाएगा। देखिए 7 पूरा प्राइम है, तो 7 कहीं से भी कुछ कॉमन है, 7 को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। हमने देखा था ना कभी कि जब प्राइम को प्राइम्स होते हैं या एक नंबर प्राइम होता है तो पूरा मल्टीप्लाई वगैरह होता है। ये सब बहुत डिटेल में करा है, पिछले की वीडियो देखेंगे सब आपको मिलेगा। देन 9 है ना, देन 8। तो अपना जो 6 है उसका 2 जो है वो 8 में एडजस्ट हो जाएगा और उसका 3 जो है वो 9 में एडजस्ट हो जाएगा। सिमिलरली विथ 12 ऑल्सो, 12 का जो 4 है वो 8 में एडजस्ट हो जाएगा और 12 का जो 3 है वो 9 में एडजस्ट हो जाएगा। तो हाँ, बट ठीक है, अगर नहीं भी दिखा तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमने मतलब कर लिया। मतलब बट आपको थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये सब चीज़ें थोड़ा इंट्यूटिव होना चाहिए ताकि फास्ट हो जाए। मतलब ये जो मैंने अभी तक पूरा किया है, समझाना तो आपको किसी को है नहीं, एग्जाम में तो खुद से सॉल्व करना है, तो आपको बस यहीं से स्टार्ट करना है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करना है, नहीं तो डायरेक्टली जो मैंने बोला वो आपको लिखना है, ठीक है। बट हाँ, अब ये नहीं कि जल्दीबाजी में गलत कर दो, मतलब ठीक है थोड़ा टाइम लग भी जाए तो चलेगा, बट हाँ क्वेश्चन सही होना चाहिए। बट फिर भी टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो भी अब तक आपको मतलब 20 सेकंड में तो करना ही है जितना मैंने किया है, राइट। यहाँ से स्टार्ट करना, ये करना टोटल 20 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड लगने चाहिए बस, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 504 सेकंड में एक बार ऐसा होता है। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना है, देखिए कितना है, 1 आवर। तो 1 आवर का मतलब क्या होता है सेकंड्स में अगर बोलें तो एक आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो कितना 3600 सेकंड्स। मैंने बोला था आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, हर बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो अब 3600 सेकंड्स टोटल है, उसको 504 सेकंड लगे हैं एक बार ऐसा करने में, तो टोटल टाइम कितना लगेगा टोटल कितनी एक आवर में टोटल कितनी बार ऐसा होगा 3600/504, है ना। एग्जांपल दिया था ना मैंने यहाँ कि 5 मिनट लगता है, तो अब एक बार अगर 5 मिनट में हुआ तो 60 मिनट में कितनी बार होगा भाई 10 मिनट में 2 बार, है ना, 15 मिनट में 3 बार, 20 मिनट में 4 बार, 25 मिनट में 5 बार। तो 60/15 करेंगे तो मिल जाएगा कि 12 टाइम्स होगा ऐसा हमें एक घंटे में। और अगर 10 मिनट आता है टाइम तो 60/10 कर देंगे तो 6 टाइम आएगा, जो भी है। अभी टाइम अपना कितना है 504 सेकंड, तो ठीक है 36 सेकंड, क्योंकि सेकंड में सब कुछ था तो भाई यूनिट सेम करेंगे। अब आर को मिनट में तो नहीं ले सकते क्योंकि सेकंड हमें जो मिला है वो सेकंड में मिला है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट की आप गलती कर दोगे तो आंसर कुछ भी आएगा, मतलब आंसर गलत आएगा फिर, ठीक है। तो एक बार इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 3600 डिवाइड बाई 504, तो ये आपका कुछ आएगा कितना 50/7, तो ये कितने के इक्वल होगा 7.14 समथिंग, राइट। तो 7.14 समथिंग का मतलब क्या है कि 7 बार तो ऐसा हो चुका है ना। ये जो सीरीज चल रही थी, जैसे एल आया, फर्स्ट टाइम हुआ एल पे, सेकंड टाइम हुआ 2L पे, थर्ड टाइम हुआ 3L पे, फोर्थ टाइम ऐसे 7th टाइम 7L पे हुआ है, बट एग्जैक्टली अभी 7L पे नहीं रुका है, राइट। मतलब 7L जो आया है वो एग्जैक्टली 1 घंटे पे नहीं आया, 7L थोड़ा अंदर आया है। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैं बोल रहा हूँ ये सीरीज जैसे चल रही थी, है ना, ऐसे करते करते यहाँ कहीं पे मान लीजिए 7L आता है ना, ये 7L है कि 7th टाइम ऐसा हो गया। L में L वो टाइम था जिसमें फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, तो 7L वो टाइम होगा जिसमें 7th टाइम ऐसा होगा। बट ये एग्जैक्टली 1 आवर का पॉइंट नहीं है, 1 आवर कहीं यहाँ पे है, थोड़ा और आगे, है ना, 1 आवर यहाँ पे है। बट 8L भी नहीं आया है, 8L जो है 1 आवर के बाद आएगा, क्योंकि हमारे जो नंबर आया वो 7.14 आया, नहीं तो 8L अगर आ चुका होता तो 8 पॉइंट समथिंग आता। बट 8L हैजंट यट बीन रीच्ड, राइट। 8L नहीं आया है, बट हाँ 7L से कुछ ज़्यादा है, इसीलिए 7 पॉइंट समथिंग आया है। अगर ये 7.0 आता, दैट इज एग्जैक्टली 7 आता, तो इसका मतलब क्या होता कि 7L एग्जैक्टली 1 आवर पे है। तो बट ठीक है, हमें ये तो बताना नहीं था कि एग्जैक्टली मतलब इसमें क्या है कि 7 पॉइंट की 8th वाला स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, हमें ये नहीं बताना था। हमें ये बताना था कि 1 घंटे में कितनी बार ऐसा होगा कि साथ में फायर करें। तो आपको दिख रहा है कि 7 टाइम्स हो गया, ऐसा 7 टाइम्स हो गया है। 8th टाइम के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गई है कि, है ना, 8th टाइम भी होने वाला है, मतलब 7.14 कवर कर चुका है, 0.86 और कवर करना है, उसके बाद 8th वाला होगा। बट ठीक है, हमें अभी तो ये बताना है ना कि कितना हो चुका है, तो हो कितना चुका है 7th टाइम हो चुका है, 8th टाइम होगा थोड़ी देर बाद, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं।
अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, ओके ठीक है, 18 मिनट में रिंग करती है। अ सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स, ठीक है, वो 24 मिनट पर रिंग करती है। अ थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट, ठीक है। इफ़ ऑल थ्री बेल्स रिंग एट द सेम टाइम एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, एट वॉट अदर टाइम विल दे ऑल रिंग टुगेदर। देखिए अब ये क्वेश्चन है ना LCM HCF इतना पढ़ने के बाद और पिछला क्वेश्चन जस्ट अभी करने के बाद, इसमें तो आपको एकदम डायरेक्टली दिख जाना चाहिए। यहाँ सबसे पहले कुछ नहीं करना है, LCM ही निकालना है। वो बोल रहा है पहली वाली जो बेल है वो 18 मिनट्स के इंटरवल पे रिंग करती है, तो A वाली के लिए क्या है 18, B वाली के लिए क्या है 24, C वाली के लिए क्या है 32। पर देख लेते हैं ना, 18, 24, 32 इतने इंटरवल पे रिंग करती है। तो फिर वो बोल रहा है कि 8 o'clock पे साथ में रिंग गई थी, ठीक है चलेगा। एट वॉट अदर टाइम विल ऑल द रिंग टुगेदर, तो और कौन सा टाइम होगा जिसपे साथ में रिंग करेंगी। तो 8 बजे रिंग करी थी साथ में, दोबारा साथ में कब रिंग करेंगी, तो दोबारा अगर हम इनका LCM निकाल लें, राइट, यहाँ पे मान लो सब साथ में है ना, यहाँ पे 0 सेकंड कुछ है, वहाँ पे सब साथ में स्टार्ट किए है ना, रिंग करिए। देन वो पहली वाली जो है A, वो नेक्स्ट कब रिंग करेगी 18 सेकंड्स पे, राइट, 18 मिनट्स पे, ठीक है वो है ना 18 मिनट्स पे। सेकंड टाइम कब रिंग करेगी 36 मिनट्स पे। थर्ड टाइम कब रिंग करेगी 54 मिनट्स पे, एंड सो ऑन चलता जाएगा। देन सेकंड वाली कब रिंग करेगी 24 मिनट्स पे ना, 48 मिनट्स पे, एंड सो ऑन। थर्ड वाली 32 मिनट्स पे, 64 मिनट्स पे, 96 मिनट्स पे, एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। इनका कहीं कॉमन आएगा, एक L मान लेते हैं वो आएगा, उस पर क्या होगा कि ये तीनों फिर से रिंग करेंगे, ये तीनों फिर से रिंग करेंगे कि मतलब L जो है वो सीरीज 1 जो है अपनी, इसका भी पार्ट होगा, मतलब 18, 36, 54। जो सीरीज 2 है 24, 48 वाली, इसका भी पार्ट होगा। और जो सीरीज C है 32, 64, 96 वाली, इसका भी, तीनों सीरीज का पार्ट होगा L। तब बोलेंगे कि हाँ L पे वो साथ में सब रिंग करेंगे, राइट। और L मिनिमम होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, हमें LCM निकालना है। हम मतलब हमें बेसिकली ये निकालना है कि इसके बाद फर्स्ट टाइम कब ऐसा होगा। देखिए क्वेश्चन में नहीं पूछा है वैसे कि अभी नेक्स्ट टाइम कब ऐसा होगा, मतलब एट वॉट अदर टाइम विल ऑल द रिंग टुगेदर, उसने पूछा है कि और कौन से टाइम पे होगा। उसने मतलब उसने अगर ऐसा ही बोल सकता था ना कि नेक्स्ट टाइम कब साथ में रिंग करेंगी, मतलब नेक्स्ट कौन सा इंस्टेंस आएगा, कितने बजे ऐसा होगा जब साथ में रिंग करेंगे, बट उसने नेक्स्ट नहीं पूछा है, उसने पूछा है और कौन से टाइम पे करेगा। तो हो सकता है नेक्स्ट वाले के अलावा वाला पूछ रहा हो। अब कौन सा पूछ रहा है वो हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा। तो पहले हम ये तो निकालते हैं ना कि नेक्स्ट कब रिंग करेगी। जैसे मान लेते हैं LCM आता है L, तो 8 बजे रिंग करिए, 8 बजे प्लस L, 8 मान लो LCM आता है, तो 8 प्लस L पे रिंग करेगी, राइट। 8 बजे सब रिंग करी थी साथ में, देन 8 प्लस L पे रिंग करी, राइट। अब 8 प्लस L पे साथ में रिंग करी हैं, तो 8 प्लस L, राइट। जैसे अभी तक 8 था तो 8 पे L जोड़ा तो उस टाइम पे रिंग करें, तो 8 प्लस L है उसमें भी L जोड़ेंगे तो उस टाइम पे भी रिंग करेंगे ना। तो 8 प्लस 2L पे भी रिंग करेंगे, है ना। 8 प्लस 3L पे भी रिंग करेंगी, 8 प्लस 4L पे भी रिंग करेंगी, राइट। इन सब पे रिंग करेंगी वो ठीक है, बट हमें बेसिकली इन सब को फाइंड करने के लिए L ही तो निकालना पड़ेगा ना, दैट इज LCM ही तो निकालना पड़ेगा। LCM निकाल लें तो पता चल जाएगा कि कितने इंटरवल के बाद ऐसा होता है कि रिंग करती हैं। फिर 8 o'clock का टाइम दिया था उससे जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, अब 8 o'clock के बाद नेक्स्ट कब रिंग कर रही हैं, उसमें एक बार और L को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा हाँ उसके एक नेक्स्ट वाले पे कब रिंग कर रही है, राइट, एंड सो ऑन। तो एग्जाम्पल हम मतलब ऑप्शन में देख के समझेंगे कि हाँ एग्जैक्टली कौन सा वाला पूछ रहा है। बट हाँ सबसे पहले कुछ भी करना है तो सबसे पहले हमें इसमें LCM फाइंड करना पड़ेगा। तो 18 है ना, 18 हो गया अपना, 24 और 32 का LCM फाइंड करते हैं। तो अब वही करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 18 का क्या होता है 9 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 9, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर। 24 का क्या होता है 8 इंटू 3, का लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3। 32 का क्या होता है 2 टू द पावर 5, तो सिंपली इसको 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 5 होता है। ये सब याद रखना है, मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में सब नोट भी कराया था आपको कि मतलब बताया था 2 टू द पावर 5 वाला, स्क्वायर वगैरह बोले थे याद करने, मैंने लिख दिया था 32 तक, आपको याद होना चाहिए 32 तक, ठीक है। तो अब इनका LCM लेते हैं अपन जल्दी से। तो LCM में फर्स्ट वाले में हम 2 की पावर चेक करते हैं तो कितना आएगा 2 टू द पावर 1, अभी तक यही देखा तो यही मैक्सिमम है। नेक्स्ट वाले में 2 टू द पावर 3 है तो मैक्सिमम क्या हुआ 2 टू द पावर 3। थर्ड वाले में 2 टू द पावर 5 है तो मैक्सिमम क्या हुआ 2 टू द पावर 5, राइट। फर्स्ट वाला 2 हो गया, 3 देखते हैं।
फर्स्ट वाले में 3 टू द पावर 2 है तो 3 टू द पावर 2 मैक्सिमम, सेकंड वाले में 3 टू द पावर 0 है तो 3 टू द पावर 2 ही मैक्सिमम है, थर्ड वाले में 3 टू द पावर 0 है ना, इसमें भी 0 है तो 3 टू द पावर 2 मैक्सिमम। और कोई है 2 और 3 के अलावा और तो कुछ है नहीं, तो 2 टू द पावर 5 कितना हुआ 32 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज़ 9 है ना। एक बार आप देख लीजिए कुछ कहीं हमने छोड़ा हो तो 3 स्क्वायर था मैक्सिमम 3 स्क्वायर ही रह गया लिख दिया, 2 टू द पावर 5 था मैक्सिमम 2 टू द पावर 5 रहेगा लिख दिया, राइट। इसमें कुछ गलती तो लग नहीं रही, आप बताना कुछ गलत हो तो 288 आ गया ये, राइट 288 मिनट्स है ना। एलसीएम अपना आ गया कि 288 मिनट्स के बाद ऐसा होगा कि ये बेल्स दोबारा साथ में रिंग करें। एक बार तो ये लोग रिंग कर चुकी हैं 8 ओ क्लॉक पे, 8 ओ क्लॉक के बाद नेक्स्ट टाइम कब ऐसा आएगा 8 ओ क्लॉक प्लस 288 मिनट्स, उसके बाद नेक्स्ट कब रिंग करेंगे साथ में 8 ओ क्लॉक प्लस 288 मिनट्स प्लस 288 मिनट, उसके बाद कब ऐसा आएगा 8 ओ क्लॉक प्लस 288 मिनट प्लस 288 मिनट प्लस 288 मिनट, मतलब प्लस 288 मिनट्स करते चले जाएंगे, हमें नेक्स्ट इंस्टेंसेस मिलते चले जाएंगे कि कब वो साथ में रिंग कर रही हैं। तो 288 मिनट का मतलब हम इसको अगर आर में कन्वर्ट करना चाहें तो 288 का 240 प्लस 48 होता है, तो 240 हो गया 4 इंटू 60 प्लस 48 दैट इज 4 आर प्लस 48 मिनट्स है ना। अब 8 ओ क्लॉक पे रिंग करी थी पहले, तो 8 ओ क्लॉक में अगर 4 आवर्स प्लस 48 मिनट जोड़ेंगे तो कितना होगा 1248 हो जाएगा है ना, ये 1248 PM हो जाएगा। तो पहले ये देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इंस्टेंस है जैसे 8 बजे के बाद जो फर्स्ट इंस्टेंस है दैट इज 1248 PM, वो ऑप्शन में दिया है कि नहीं, ये लो है ना बी वाला दिया है फर्स्ट इंस्टेंट, बट क्वेश्चन में ध्यान से आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में फर्स्ट वाला नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था और कौन से टाइम पे करेंगी, बट उन्होंने फर्स्ट वाले का ये ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन इजी मतलब थोड़ा इजी करने के लिए। वो ऐसा भी कर सकते थे कि ये आंसर में देते हैं कि 8 प्लस 4 टाइम्स है ना, ये 4 आवर्स प्लस 48 मिनट्स ऐसा कुछ है ना, मतलब इसको एग्जैक्ट आप निकालोगे तो कुछ आएगा वैल्यू है ना, वो जो आएगा वैल्यू वो देते, तो आपको चेक करना पड़ता कि 4 आवर्स प्लस ये 8 ओ क्लॉक प्लस एल दैट इज 4 आवर 48 मिनट प्लस 2L प्लस 3L प्लस 4L है ना, ऐसे चेक करना पड़ता कि एग्जैक्टली कौन सा वाला दिया है। बट आपने 8 आवर प्लस एल मतलब 8 ओ क्लॉक प्लस एल करा, एल आया था 4 आवर 48 मिनट्स, तो हाँ वही वाला आंसर दिया है। और नेक्स्ट और कोई दिया भी नहीं क्योंकि आप देखो बाकी सब तो पास है ना। अब इसमें क्या 4 आवर 48 मिनट्स क्या लगभग 4.25 घंटे हो गए, तो 4.25 घंटे आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे बड़ा ऑप्शन है क्या डी पार्ट है, वो इससे थोड़ा सा ही आगे है और आपको पता ही इसमें एक ही करेक्ट होता है ना, मल्टीपल करेक्ट तो है नहीं, तो मतलब ठीक है ये आंसर हो गया आपका बी पार्ट, ए राइट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7 द नंबर ऑफ सच पेयर्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, वो नंबर देन उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया गया। मतलब मान लेते हैं अगर नंबर है ए बी मतलब जैसे मान 34 हो गया ना, 63 हो गया, तो 3 अपना क्या हो गया ए, यहाँ पे 4 क्या हो गया बी, यहाँ पे 63 में 6 क्या हो गया ए, 3 क्या हो गया बी, तो मान लेते हैं ए बी कोई नंबर है। फिर वो बोल रहा है कि हमने उसकी डिजिट को रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स कर दिया तो क्या होगा बी है, 34 का क्या हो जाएगा 43, 63 का क्या हो जाएगा 36, राइट, ये हो गया। बोला इनका जो रेशियो है वो 4:7 है, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ सच पेयर्स मतलब ए बी कॉमा बी ए है ना, ए बी और बी ए की कितनी पेयर्स होंगी। ठीक है, आपको जैसे ये याद होगा ना कि 34 को कैसे लिखते थे 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0 है ना। 698 को कैसे लिखते थे 6 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 8, ये सब प्रीवियस लेक्चर में अच्छे डिस्कस करा है, आप वहाँ से देखिए अगर किसी को कुछ डाउट है तो, राइट। तो ये ऐसे लिख सकते थे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी और इसके लिए भी, तो हमारा ये क्या था ए बी बाई बी ए इक्वल टू 4:7, राइट। हमने यहाँ से नोट किया, हमें बस इनकी नंबर ऑफ पेयर्स बतानी है, तो ठीक है पहले हम इसको प्लेस वैल्यू के टर्म्स में लिख देते हैं, तो a इंटू 10 प्लस बी डिवाइड बाई बी इंटू 10 प्लस ए इक्वल टू 4/7 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई जल्दी से कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 10a प्लस बी इक्वल टू 4 इंटू 10b प्लस ए, क्या इधर लिख देता हूँ 7 इंटू 10a प्लस बी है ना, इसके बाद से सीधा लिख रहा हूँ इधर
ये वाले स्टेप के बाद से 7 इंटू 10a प्लस बी इक्वल्स टू 4 इंटू 10b प्लस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 70a प्लस 7b इक्वल्स टू 40b प्लस 4a। ठीक है, तो एक काम करिए, a को इधर ले आइए और b को उधर भेज दीजिए। तो क्या हो गया, 70 माइनस 4a, है ना। इधर 4a प्लस में था, उधर आया तो माइनस में हो गया। मैंने a कॉमन ले लिया, दोनों को माइनस कर दिया। ये सब तो अब क्लियर होगा, इसमें तो कुछ है नहीं डाउट। 40 माइनस 7b, कोई डाउट नहीं है ना। 7 को इधर भेज दिया, इधर 40b माइनस 7b, है ना। प्लस 7b था तो लेफ्ट राइट गया तो क्या हो गया, माइनस 7b। देन b कॉमन ले लिया, 40 माइनस 7, दैट इज 40 माइनस 7 जो लिखा है मैंने। 70 माइनस 4 कितना हो गया, 66a। 40 माइनस 7 कितना हो गया, 33b, है ना। अब देखिए इधर लिखा है 66, इधर लिखा है 33। तो अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ इंटू टू टाइम से लिखा है। तो 33 से अगर दो साइड डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, इधर 2a इक्वल्स टू b, है ना। मतलब 33 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया इसको, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा। तो ठीक है, इतना आपको समझ आ गया कि 2a इक्वल्स टू b आ गया। ठीक है, तो अब अगर बताइए, अगर b हमारा 1 हो जाए तो a कितना आएगा, 2, है ना। सॉरी यहाँ पे उल्टा है। a अगर हमारा 1 हो जाए तो b कितना आएगा, 2, क्योंकि b इज 2 टाइम्स a सिंपली। a अगर हमारा 2 हो जाए तो b कितना आएगा, 4, क्योंकि b इज 2 टाइम्स a। यहाँ से देखते रहिए। देन अगर a हमारा 3 हो जाए तो b कितना हो जाएगा, 6। a हमारा 4 हो जाए तो b कितना हो जाएगा, 8। देन a अगर हमारा 5 हो जाए तो b कितना हो जाएगा, 10। बट आप देखिए हमारा नंबर क्या था, a और b क्या है, a और b डिजिट्स हैं, राइट। a और b डिजिट्स हैं। डिजिट्स डेसिमल में क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये डिजिट्स हैं, राइट। b कोई 2 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता, राइट। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। आप प्रीवियस लेक्चर आपने फॉलो किए तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको अब तक, राइट। b कोई 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता। b हमने जैसे यहाँ पे 3 4 4 3 6 3 इसी तक कंपेयर किया था ना हमने, इसी के टर्म में तो लिखा था a इंटू 10 प्लस b इंटू 0, यानी b जो है यूनिट प्लेस की डिजिट है, a जो है 10 प्लेस की डिजिट है ना। मतलब आपको बेसिकली इतना समझना है कि a और b डिजिट्स हैं, दैट्स इट। और डिजिट्स इसमें डेसिमल में कौन सी होती हैं, 0 to 9। बाइनरी में कौन सी होती हैं, 0 and 1। कन्वर्जन कैसे करते हैं, लास्ट लेक्चर में किया था, एक बार देखिए। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आपको आना चाहिए इतना। ओके, तो ये डिजिट्स हैं, तो इसमें 10 तो है नहीं कोई डिजिट, है ना। 10 तो भाई 2 डिजिट का नंबर हो गया। तो 10 0 to 9 आना है। तो अब अगर हम a को 5 डाल देंगे तो b जो है कितना आ जाएगा, 10। अगर a को मान लो 6 डाल दिया तो b कितना होगा, 12। तो ये सब केसेस तो मतलब वैलिड है नहीं, है ना। आपको दिख गया कि ये केसेस वैलिड है नहीं। तो कहाँ तक वैलिड है, वैलिड है a इक्वल टू 1 से a इक्वल टू 4, करस्पॉन्डिंगली b इक्वल टू 2 से b इक्वल टू 8। तो केस 1 के अगर करस्पॉन्डिंग देखेंगे जहाँ पे a इक्वल टू 1 है एंड b इक्वल टू 2 है, तो नंबर ए बी क्या आ जाएगा, बताइए, 12। देन केस 2 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे जहाँ पे a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 4 है, तो ए बी कितना आ जाएगा, 24। केस 3 के करस्पॉन्डिंग ये जहाँ पे a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 6 है, तो कितना आ जाएगा, 36। हमने यही तो माना था ना, नंबर को a भी माना था। तो a अगर 3 है और b अगर 6 है तो 36 होगा ना, और a अगर 2 है, b अगर 4 है तो नंबर 24 होगा। तो नेक्स्ट वाले में नंबर हो जाएगा 48। अब a b इतना आ गया, तो अब बताइए b a कितना है करस्पॉन्डिंग इनके। चाहे यहाँ से देख लीजिए, सिर्फ यहीं से, मतलब आप चाहें तो सिर्फ यहीं से फॉलो कर सकते हैं कि हाँ ए बी अगर 12 है यहाँ से, तो बी ए कितना होगा, 21। ए बी अगर 42 है, 24 है, तो बी ए कितना होगा, 42। ए बी अगर 36 है तो बी ए कितना होगा, 63। ए बी अगर 48 है तो बी ए कितना होगा, 84। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से। इसके करस्पॉन्डिंग देखिए, पहले केस में b है 2 और a है 1, तो b a कितना होगा, 21। सेकंड केस में b है 4 एंड a है 2, तो b a कितना होगा, 42 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें मिल गया a b की वैल्यूज़ और b a की वैल्यूज़, राइट। तो a b क्या क्या हो सकता है, 12 24 36 48, दैट इज 12 24 36 एंड 48। b a उसके करस्पॉन्डिंग कितना हो सकता है, 21 42 36 एंड 84। तो पेयर कौन कौन सी हो जाएंगी, a b और b a की, है ना। हमें पेयर्स निकालनी थी ना। अब कौन कौन सी होंगी वो तो खैर पूछा नहीं है, बट हाँ आपको समझाने के लिए कि मान लो अब ये तो क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, है ना। मान लो कोई दूसरा आता है जिसमें पेयर ही पूछना एग्जैक्टली,
यहाँ तो पूछा बस नंबर ऑफ पेयर, बट हाँ अगर पेयर भी पूछे तो ए बी कॉमा बी आपको पता होनी चाहिए कौन सी पेयर्स हैं एग्जैक्टली। तो ये कौन सी आएगी 12 21, ये फर्स्ट पेयर हो गई है ना। सेकंड पेयर कौन सी है 24 42, ये सेकंड पेयर हो गई। देन 36 63 थर्ड पेयर हो गई। एंड 48 84 ये फोर्थ पेयर हो गई। तो ये 4 पेयर्स हैं। आपसे क्या पूछा है द नंबर ऑफ सच पेयर्स, तो नंबर ऑफ पेयर्स तो बहुत ईजी हो गया है ना, 4 पेयर्स हैं। कौन सी पेयर्स हैं वो पूछा होता तो अच्छा क्वेश्चन होता, तो आपको मैंने वो भी करा दिया कि कौन सी पेयर्स हैं, ये 4 पेयर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो जो जो दिया है हम पहले क्वेश्चन वही करते हैं कि जो जो दिया है इन्होंने लैंग्वेज के फॉर्म में, हम उसको मैथमेटिकली लिखते चलते हैं। तो हमारा मतलब मोस्टली अर्थमेटिक के क्वेश्चन में यही करना होता है, या मोस्टली क्वांट में पूरे में कह लीजिए, पूरे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जो आता है यूपीएससी में मोस्टली यही करना होता है कि क्वेश्चन में जो दिया है ना मतलब लैंग्वेज के टर्म में, उसको आपने अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लिया तो 80% ऑफ द क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का 80% पार्ट सॉल्व हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं इतना करने के बाद, अगर आपने उसको मैथमेटिकली लिख लिया जो लैंग्वेज में दिया है उसको। 20% थोड़े से अलग होते हैं, पर ठीक है हम पहले वही करते हैं, जो जो दिया वो लिख देते हैं जल्दी से। उसने बोला है कि 3 पीसेज हैं, तो 3 पीसेज को हम क्या मान लेते हैं L1 L2 L3, ये 3 पीसेज हैं। ठीक है ना, L1 L2 एंड L3। फिर बोल रहा है लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड इवन क्या होता है, ये सब कुछ लास्ट लेक्चर मतलब प्रीवियस लेक्चर में देखें। प्राइम कौन कौन है सिंगल डिजिट के 2 3 5 7, राइट, सिंगल डिजिट के यही 4 प्राइम है। अब ये बोल रहा है ऑड, ऑड भी बोला है ना इसने। लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड वाला लेखन लेना है तो इवन हटा दो, तो ये सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है 3। अब इनका एवरेज निकालते हैं, तो L1 इसी के बराबर है, तो 3 + 5 + 7/3। अभी 3 + 5 + 7/2 को ही मत कर देना है ना, एवरेज का मैंने कवर करा दिया अच्छे से, एक बार प्रीवियस लेक्चर कुछ 4-5 लेक्चर पहले किया था एवरेज का, राइट, मिक्सचर एलिगेशन एवरेज ये सब किया था सर 4-5 लेक्चर पहले, एक बार आप देखिएगा। बट हाँ यहाँ by2 मतलब एवरेज का मतलब ये नहीं होता हमेशा आधा कर दो, नहीं, जितने नंबर्स ऊपर होंगे डिवाइड बाई दैट नंबर, है ना। अगर जैसे x1 + x2 अप टू xn है तो डिवाइड बाई n होगा, ये देगा एवरेज, ना कि हमेशा डिवाइड बाई 2 देगा। तो ठीक है, तो कितना हुआ 3 + 5 8 + 7 15, 15/3 दैट इज़ 5, है ना। L1 कितना आ गया अपना 5, तो इधर लिख देते हैं L1 = 5, ये अपनी इक्वेशन 1 है, राइट, बोलना नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए हमने बस कुछ नहीं किया है, हमने जो एक्सप्रेशन दी हुई थी मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में उसको हमने मैथमेटिकली लिखा और हमें L1 पता चल गया, मतलब एक पार्ट पता ही चल गया 3 पार्ट में थे। ठीक है, सेकंड देखते हैं। लेंथ ऑफ द सेकंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड। तो ये भी लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ द सेकंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ द थर्ड। ठीक है, तो सेकंड पीस की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट दैट इज L1। अब L1 क्या है 5 है, तो सीधा 5 लिख देते हैं, प्लस 1/3 ऑफ द थर्ड। तो अभी थर्ड हमें पता नहीं है L3, है ना, 1/3 मतलब क्या L3/3, देखिए दिया है ना। लेंथ ऑफ द सेकंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ द थर्ड। तो हमने क्या लिखा, लेंथ ऑफ द सेकंड पीस दैट इज L2 इक्वल्स टू 5 दैट इज लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस प्लस L3/3। देन नेक्स्ट देखते हैं, द थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेस टुगेदर। तो थर्ड पीस कितनी बड़ी है, जितनी बाकी दोनों मिला के हैं। तो यानी कि ये बोलना चाह रहा है L3 = L1 + L2, राइट, L1 + L2 है, बट अपने को L1 तो भी पता ही है ना, 5 प्लस कितना L1 5 हो गया, तो 5 + L2, ये अपनी इक्वेशन थर्ड है, यानी इक्वेशन थर्ड अगर ऐसे लिखें तो 5 + L2, है ना, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो हमारे पास अभी कितनी 3 इक्वेशंस हैं, उसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन है L1 = 5 वाली वो हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ, हमने इक्वेशन 2 बनाते टाइम भी यूज़ कर लिया, L1 की जगह पुट कर दिया। इक्वेशन 3 बनाते टाइम भी यूज़ कर लिया, L1 को 5 पुट कर दिया, राइट। इक्वेशन 2 बनाते टाइम L1 को 5 पुट करा, इक्वेशन 3 बनाते टाइम भी L1 को 5 पुट करा, क्योंकि L1 = 5 इक्वेशन 1 में मिल गया था। तो इक्वेशन 1 का ऐसा काम हो गया और कोई काम नहीं है उसका। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 बची हैं, तो हम क्या करते हैं, हम L3 की क्या करते हैं
वैल्यू को पुट कर देते हैं इसमें, है ना। L3 इक्वल्स टू 5 प्लस L2 था, तो हम क्या करते हैं L3 की वैल्यू ही पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, यानी थर्ड इक्वेशन को पूरा ही पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा L2 इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए L2 इक्वल्स टू 5 प्लस L3 बाई 3, बट L3 कितना है 5 प्लस L2, इक्वेशन थर्ड देखिए L3 कितना है 5 प्लस L2, राइट। L3 अपना 5 प्लस L2 है और हमारा L2 क्या था 5 प्लस L3 बाई 3, तो बस L3 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 5 प्लस L2 बाई 3, राइट। 3 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, वो सब थोड़ा आप सिंप्लीफाई करेंगे। वो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या, अब पहले डिवीजन में है तो भाई पहले से उसको है ना डिनोमिनेटर को हटाएंगे तभी थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, नहीं तो फ्रैक्शन वगैरह ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करने में बहुत मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू डीलिंग विद इंटीजर्स। तो पहले इसको इंटीजर में करते हैं, तो थ्रू आउट द 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3L2 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 5 प्लस L2 बाई 3 इंटू 3, है ना। इंटू 3 हर जगह किया ना मैंने, तो यहाँ भी इंटू 3 करेंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सब पता होगा, बस बता दिया इन केस किसी को ना पता हो। 3L2 इक्वल्स टू कितना हो गया 20, 15 यहाँ 15 प्लस 5 20 प्लस L2, तो इधर भेज दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 3L2 माइनस L2 इक्वल्स टू 20, इम्प्लाइज दैट 2L2 इक्वल्स टू 20 मीन्स L2 इक्वल्स टू 10। अब L2 अपना 10 आ गया, है ना। तो अब L3 जल्दी से निकाल लेते हैं। L3 कितना हो जाएगा, इक्वेशन देखिए 5 प्लस L2, तो 5 प्लस L2, L2 कितना है 10, तो 5 प्लस 10 दैट इज 15, है ना। तो अब हमें L3 पता लग गया कितना 15, L2 पता लग गया कितना 10, और L1 हमें बहुत पहले से ही पता है L1 इक्वल टू 5। तो हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, अब देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर, जिस शीट ऑफ पेपर को इसने 3 पार्ट्स में काटा था L1 L2, देखो ना सुनीता कट्स द शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस। आई होप आप क्वेश्चन भूल नहीं गए होंगे, है ना। सॉल्व करते टाइम ये नहीं भूल जाओ कि एक्चुअल क्वेश्चन था क्या, राइट। तो आपको क्वेश्चन तो याद ही होगा, सुनीता ने एक पीस ऑफ पेपर को, मतलब एक पेपर को ही 3 अलग अलग पीसेस में डिवाइड किया था, L1 L2 L3 उनकी लेंथ थी। तो हमें बताना है ओरिजिनली जो पेपर की लेंथ थी, मतलब बिना कटे हुए, वो कितनी थी। तो अब तीनों की लेंथ अलग अलग पता लग गई, L1 L2 L3। अगर तीनों को सम कर देंगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगी। तो सम करते हैं, तो टोटल लेंथ L क्या होगी L1 प्लस L2 प्लस L3। L1 हमने कितना निकाला 5, L2 हमने कितना निकाला 10, L3 कितना निकाला 15, 5 प्लस 10 15 प्लस 15 30। तो लेंथ कितनी आ जाएगी 30 मीटर या 30 जो भी आ जाएगी, राइट 30 यूनिट्स। इन्होंने यूनिट दी नहीं एग्जैक्टली, तो इन्होंने यूनिट्स पे लिख दिया है। बल्कि ये काम थोड़ा इन्होंने अच्छा किया, मतलब टेक्निकली करेक्ट है, नहीं ओबियसली गलती कर देते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी सही रखा है, यहाँ यूनिट्स में लिखा है। तो ठीक है 30 यूनिट्स लेंथ आ जाएगी, तो 30 इज राइट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। एन 8 डिजिट नंबर, ठीक है 8 डिजिट का एक नंबर है इतना बड़ा सा, लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 3, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। ठीक है, तो ये 1 डिजिट का नंबर है जो जिसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है। अब आप ये बताइए, इतने लेक्चर में ये डिस्कस किया है, रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है। रिमाइंडर 0 का मतलब ये होता है कि 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है ना। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली डिविजिबल बाई वो नंबर जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पे 3 की बात कर रहा है, तो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, है ना। ये आपको समझ आ गया इससे, और ये समझ आया कि ये कुछ नंबर दिया है जो कि 8 डिजिट का है और कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल है। तो ठीक है, अब बताइए 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता था, सम ऑफ द डिजिट्स। तो ये सब याद होगा आपको, नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियो देखो, थोड़ा रिवाइज करते रहो, है ना। ऐसे आप पढ़ते रहोगे, मतलब हर चीज़ फिर भूलते रहोगे तो कोई मतलब नहीं बचता, एग्जाम तक तो सब भूल जाओगे, है ना। तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्योंकि ये मैंने लेक्चर 1 में भी कराया है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कराया है। लास्ट लेक्चर में लगभग डिविजिबिलिटी मेरे को लग रहा है डिस्कस हुआ होगा 1 घंटे, है ना। 1 घंटे में मैंने बहुत 10-12 एग्जाम्पल भी दिए, सबकी डिविजिबिलिटी बताई, कैसे क्या करते हैं कैसे नहीं करते हैं, डेरिवेशन भी बताया, है ना, उसके पीछे का लॉजिक भी बताया, एक्स्ट्रा बहुत सी बातें मैं थोड़े बहुत बताई जो मतलब थोड़ा लिंकेज बनाने में हेल्प करती हैं। तो उसके बाद भी अगर आपको आज के लेक्चर में 3 की डिविजिबिलिटी, जो कि सबसे बेसिक है, 2 के बाद सबसे बेसिक डिविजिबिलिटी 3 की होती है, अगर आपको उसके बाद भी आज के लेक्चर में ही 3 की डिविजिबिलिटी पे कुछ डाउट है, तो मतलब सीरियसली प्रॉब्लम है। आपको फिर अच्छे से मतलब ध्यान दे के थोड़ा एक्टिवली वीडियोस को वॉच करना होगा, और साथ में पेन पेपर लेके बैठो, थोड़ा नोट वोट करते रहो, राइट। तो 3 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, सम ऑफ द डिजिट्स
शुड बी डिविजिबल बाई 3, शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो अब सम ऑफ द डिजिट्स इसका निकालते हैं, कितना है 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b। एक बार इसका आप सम करो, देखते हैं कितना आता है। 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 7 के बाद क्या 4 + 6 + b, ये कितना आ जाएगा 30 + b, राइट। अब ये बोल रहा है कि 30 + b सम आ गया, ठीक है। 30 + b जो है 3 से डिविजिबल है, तो हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल। 30 + b जो है ये है डिविजिबल बाई 3, क्योंकि पूरा नंबर 3 से डिविजिबल था। पूरा नंबर का 3 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि सम जो है 3 से डिविजिबल है। सम अब बताइए 30 + b को क्या क्या डाल सकते हैं। पहली बात तो आप ये बताइए, b जो है 0 से 9 तक कुछ हो सकता है ना, 0 9 दोनों हो सकता है, ठीक है, इंक्लूडेड है। बट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 10 नंबर्स में, इन 10 डिजिट्स में से कोई ना कोई एक होगा। इनसे बड़ा नहीं है, 9 से बड़ा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, 10 से बड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिट्स है यार, और डेसिमल में डिजिट्स 0 to 9 होती हैं, है ना। लाइक आई हैव रिपीटेड दिस एटलीस्ट 10 टाइम्स, है ना। डिजिट्स वाली चीज़ के डिजिट्स लेना है, डिजिट्स आज ही साथ 2 बार तो आज ही कर दिया होगा, और लास्ट 2 लेक्चर में तो बहुत किया है। तो आप प्रीवियस वीडियो देखते हैं ना, तो आपको ये सब ऑब्वियस लग रहा होगा, नहीं देखते आ रहे हैं तो देखना है, ये भी ऑब्वियस लग रहा होगा, ठीक है। तो बी जो है 0 to 9 है, 0 और 9 दोनों इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये भी बताया, ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है। इससे क्वेश्चन आप बड़े आराम से गलत कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो ये ध्यान दे लेना कि हाँ इंक्लूड कर रहे हैं कि एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये इंक्लूडेड है यहाँ पे, ठीक है, मतलब 0 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अब दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होगा, दोनों अलग अलग होंगे, बट हाँ 0 हो सकता है और 9 हो सकता है। अगर ऐसे लिखा होता 0 9 मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो 9 इंक्लूडेड है। और अगर ऐसे होता तो क्या होता, 0 तो इंक्लूडेड नहीं है बट 9 इंक्लूडेड है, मतलब b जो है 0 नहीं हो सकता, 0 से कुछ बड़ा होगा, बट 9 हो सकता है, मतलब अप टू 9 जाएगा, मतलब 9 या 9 से छोटा होगा इस वाले केस में। और अगर ऐसे लिखा होता ऐसे, तो मतलब क्या था कि 9 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 9 और 0 के बीच में कुछ है। और यहाँ वाले का क्या मतलब है, यहाँ वाले का मतलब है कि 0 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, इनके बीच में भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला क्या मैं बोल रहा था। और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उनकी बात कर रहा हूँ, देखा उनको तो पता ही है। तो ठीक है, तो 30 + b है, और b जो है 0 से 9 है, तो 30 जो है 30 + b कहाँ से कहाँ तक जाएगा। b की अगर मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं तो है 9, तो 30 + b कितना हो जाएगा 39। और अगर b की हम मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 0, तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 to 39 जाएगा ये, राइट। आपको रेंज पता लग गई। अब हमें ये देखना है कि ये डिविजिबल भी हो 3 से, तो अब बताइए 30 to 39 कितने मल्टीपल हैं 3 के। 30 होता है 3 से डिविजिबल, हाँ भाई 30 × 10 ही तो होता है, मतलब 3 × 10 तो 30 है। देन +3 करते चले जाइए, 30 है तो 30 + 3 दैट इज 33 भी होगा। देन 33 + 3 दैट इज 36 भी होगा। देन 36 + 3 दैट इज 39 भी होगा। मतलब जैसे ये क्या हुआ 3 × 10, 3 × 11, 3 × 12, 3 × 13, ये चारों केसेस पॉसिबल हैं जो कि 30 और 39 को इंक्लूड करते हैं, मतलब 30 से छोटी नहीं है और 39 से बड़े नहीं है, 30 to 39 लाई करते हैं 4 केसेस। इनके करस्पॉन्डिंग b क्या क्या आएगा आप बताइए। अब 30 ही है तो 30 + b कब आएगा, जब b 0 होगा। नेक्स्ट वाले केस में कितना आएगा b = 3, इसके नेक्स्ट केस में कितना आएगा b = 6, इसके नेक्स्ट केस में कितना आएगा b = 9। तो b की जो वैल्यूज़ थी 0 to 9 वो भी सेटिस्फाई हो रही हैं, और 30 to 39 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। एक्चुअली दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि b की वैल्यू 0 to 9 ये हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया था इस इक्वेशन को बनाने में। ये इक्वेशन कहाँ से बनी थी भाई, हमने क्या किया b को 0 to 9 ने पता करा, है ना, क्योंकि ये तो b एक डिजिट है ना। देखिए नंबर में एक डिजिट है भाई, b जो है इज़ अ डिजिट, b इज़ नॉट अ नंबर, है ना। ये इस पर और एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं लग रही मुझे, मतलब आपको समझ आ गया होगा अब तक कि b एक डिजिट है, तो डिजिट 0 से 9 ही होती है डेसिमल सिस्टम में। और ये हम जो सिस्टम यूज़ करें इसको डेसिमल बोलते हैं, है ना। इसके अलावा आपको बस एक और जानना है जो कि बाइनरी है, बस आपको उसका इंटर कन्वर्जन जानना है कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, जो कि लास्ट लेक्चर के लास्ट के 30 मिनट्स में डिस्कस किया, आप देख लेना। तो ठीक है,
हमने ये कर लिया था इनकॉर्पोरेट, यहीं से इक्वेशन बनी थी ये वाली, तो ये सेटिस्फाई होना ही था, मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई होना ही था, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। बट हाँ हमें पता लग गया कि ठीक है ये 4 केसेस हैं, उसके करस्पॉन्डिंग क्या बी की 4 वैल्यूज़ हैं। ये पूछ कर रहा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल, तो बताइए 4 कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0, 3, 6 एंड 9। इसके करस्पॉन्डिंग ये पूरे का सम कितना आएगा बताइए। अगर बी 0 है तो कितना आएगा 30, बी अगर 1 है तो कितना आएगा 33, बी अगर बी अगर 3 है तो कितना आएगा 33, बी अगर 6 है तो कितना आएगा 36, और बी अगर 9 है तो कितना आएगा 39। राइट, बी के वैल्यूज 0, 3, 6 और 9, ये 4 वैल्यूज हैं। इसके करस्पॉन्डिंग ये सम जो है इसका कितना आएगा 30, 33, 36 एंड 39। क्यों? क्योंकि 30 प्लस 20 हम आ रहा था। मतलब ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर कुछ क्वेश्चन अच्छा पूछे तो ऐसे कर लेना। बाकी तो नंबर ऑफ केसेस पूछा था तो आप क्या यहीं रुक जाते हैं ना, यहीं पे रुक सकते थे कि 4 आ गए, 30 प्लस बी अगर 4 है तो बी भी 4 होगा। अब वो 4 कौन से वो सब निकालने की जरूरत ही नहीं क्वेश्चन आंसर करने में, वैसे ही आंसर हो जाएगा। बट हाँ अगर ये सब कुछ पूछें आगे, क्योंकि आप पास्ट पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं है ना, आप जो पेपर आपको देना है उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पूछ सकता है, इसलिए बताया। ठीक है, 4 केसेस हैं, कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। अब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 0, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऑलवेज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रैक्शन, सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम्ड डेफिनेटली। ठीक है, मतलब ये आपको इसके लिए बस थोड़ा सा, मतलब बहुत थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसने बोला एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये 1/2 हो गया है ना, 2/3 हो गया, 3/7 हो गया, 3/8 हो गया है ना, 5/11 हो गया, ऐसे कुछ भी हो गया जिनमें न्यूमरेटर क्या है लेस देन डिनोमिनेटर है। राइट, यही होता है, मतलब उनकी वैल्यू लेस देन 1 है ना। वैल्यू मतलब उनका वही मॉड ऑफसेट वैल्यू, ये सब डिस्कस किया हुआ है कि ऑफसेट वैल्यू क्या होती है। जैसे -4 की ऑफसेट वैल्यू कितनी होगी 4, -3/7 की कितनी होगी 3/7, लाइक दैट। ठीक है, तो हमें पता चला कि हाँ ठीक है प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, अब बोल रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो फ्रैक्शन 1/2 होता, तो अब 1/2 में एक काम करो 5 ऐड कर दो, या चलो 10 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये चलो क्या करते हैं 10 करते हैं 8 ऐड करते हैं इसमें। 8 पे क्या है कंपेयर करना थोड़ा आसान होगा, 1 + 8, 2 + 8, 9/10। 8 क्यों मैंने ऐड कराया था, क्योंकि इसमें बेस 10 हो जाता तो कंपेयर करना थोड़ा आसान होता, बाकी रिजल्ट सब में सेम ही आएगा। तो ठीक है, अभी 9/10 को आप बहुत ईजिली देख सकते हो कि 90% लिखा है और 0.9 लिखा है। ये 1/2 कितना था, 1/2 मतलब आधा होता है ना 0.5 ना, तो ये आपका आंसर करने के लिए सफिशियंट है कि हाँ ठीक है हमेशा बढ़ेगा। बट अगर आप और भी एग्जाम्पल लो, 1/3 लिया, मान लो दोनों तरफ ऊपर नीचे 7 ऐड कर दो ना, 1/7 मतलब 1 + 7 कितना हुआ 8/10, ये कितना आया 80%, दैट इज 0.8 है ना। 1/3 कितना था 33% होता है ना भाई। 1/3 1/3 नंबर जो कि आपको CSAT पेपर में लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, 33% लाने होते हैं। ठीक है 1/3 नहीं लाने होते एग्जैक्टली, 33% है, बट हाँ 1/3 कितना होता है 33.33, राइट 33.33% हुआ ना, मतलब 0.33 हुआ ना फ्रैक्स अगर डेसिमल में लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल में क्या है आपको दिखता है इजीली, ऐसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। बाकी तो देखने के तो बहुत से तरीके हैं, या आप कोई भी और भी नंबर ले लो, मान लो आपने ले लिया 2/7 को ले लिया, तो दो तरफ क्या करो 3 ऐड कर दो ऊपर नीचे। आप ऐड करने कुछ भी ऐड कर सकते हो, मैं हर बार एक ऐसा नंबर चूज़ कर रहा हूँ ऐड करने के लिए कि मेरा बेस 10 हो जाए, या मान लो 20 होता या बेस 100 हो जाता। उसमें क्या है कि आपको मतलब दिख जाएगा सीधे, जैसे 9/10 मतलब क्या 0.9, क्योंकि नीचे 10 से डिवाइड करोगे तो एक डेसिमल आगे आ जाएगा है ना। 8/10 मतलब क्या 80%, दैट इज 0.8, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कर रहा हूँ। बाकी आप कुछ भी ऐड करो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ तब आपको दिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं आपको कैसे दिखा रहा हूँ कि डेसिमल में कन्वर्ट करके, क्योंकि डेसिमल में आपको डायरेक्टली जैसे मान लो किसी को ना भी समझ आए कि भाई 1/2 और 9/10, ये 99% लोग को समझ आ जाएगा कि 9/10 बड़ा है सीधे सीधे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1% को हो सकता है कि ऐसी दिक्कत हो कि 9/10 और 1/2 ना समझ आए, तो डेसिमल में कन्वर्ट कर ले,
तो 0.9 और 0.5 है, तो भाई अब 0.9 तो बड़ा है 0.5 से, तो इसमें तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 9 तो 5 से बड़ा ही होता है ना, 9 तो 5 से बड़ा ही होता है, तो 0.9 भी तो 0.5 से बड़ा होगा ना। 0.9 मतलब 9 से 0.9 आने में और 5 से 0.5 आने में कुछ अंतर नहीं है, वो 10 से डिवाइड किया है, तो कितने से भी डिवाइड कर दो, अगर सेम नंबर से भी डिवाइड कर रहे हैं तो जो पहले बड़ा था वही बाद में बड़ा रहेगा, राइट। तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या करा हमने, 3 से ऐड किया तो नीचे हो गया 7 + 3, तो कितना आ गया अपना 5/10, राइट। तो ये 1/2 आ गया 0.5। अब ये 2/7 था, अब आप देखिए 2/7 क्या 0.5 से छोटा है कि बड़ा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये ऐसा होता 2/4 होता तो ये 0.5 होता, बट 2/7 है तो डिनोमिनेटर जितना बढ़ाते जाएंगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा। हो सकता है ये किसी को समझ ना आया हो, तो कोई बात नहीं, और भी तरीके से सोच सकते हैं कि मान लेते हैं 3/7 होता तो ये 0.5 से थोड़ा छोटा होता, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली इसको क्या चाहिए 3.5/7। अब 3.5/7 लिखते नहीं है क्योंकि अब फ्रैक्शन में भी है तो डेसिमल क्यों लगाना है ना, उसको सिंपली 3.5/7 को कैसे लिख देते हैं 7 मतलब ऐसे लिखते हैं ना 3.5/7। मैथमेटिकली इनकरेक्ट है बट हाँ वैसे आप लॉजिकली सोचो तो इसका सेंस बनता है कुछ, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं ना 7/2, 3.5 को इंटू 7, दैट इज 7/14, दैट इज 1/2। तो 3.5/7 से मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऊपर 3.5 होता और नीचे 7 होता तो हमारा ये कितना आता 1/2, बट अभी ऊपर कम है, तो ऊपर कम है मतलब नंबर छोटा है। ये आप नीचे से कंपेयर कर लो, नीचे इसको डिनोमिनेटर को छोटा करके 4 कर दो, तो डिनोमिनेटर को जब 4 किया मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, है ना। डिनोमिनेटर को जितना बढ़ाएंगे उतना नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जितना डिनोमिनेटर को घटाएंगे उतना नंबर इंक्रीज होगा। और विद न्यूमरेटर क्या होगा, जितना न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे उतना नंबर इंक्रीज होगा, और जितना डिनोमिनेटर को जितना न्यूमरेटर को घटाएंगे उतना नंबर डिक्रीज होगा। ये सब तो बेसिक है, राइट। तो अब यहाँ से कंपेयर कर लो चाहे कि भाई 1/2 कब होता, जो कि 1/2 तब होता जब 7 से 4 में जाते। अब डिनोमिनेटर हम घटा रहे हैं तो नंबर यानी कि बढ़ रहा है, तो यानी कि ये वाला इससे बड़ा नंबर है 1/2, और 1/2 ही आया है। ये आप बहुत से मल्टीपल वेज हैं कंपेयर करने के, राइट। आपको आई होप तक समझ आ गया होगा कि हाँ अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ऊपर नीचे सेम नंबर से ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, रेशियो चेंज होगा, मतलब रेशियो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। या ऐसे आप थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर लो तो मान लेते हैं आपके पास कुछ पैसे हैं, मतलब कुछ रुपए हैं, मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये हैं, है ना। कोई बहुत रिच आदमी है, उसके पास कितने हैं, मतलब ठीक है आपसे काफ़ी रिच है, उसके पास है 1000, राइट। आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये, उसके पास है 1000, तो अभी रेशियो कितना है 1:10। अभी आप क्या करो कि उसको दोनों को 2-2 हज़ार रुपये और दे दो, तो आपके पास कितने हो गए 100 + 2000, उसके पास कितना हो गया 1000 + 2000 ना, सबको 2-2 हज़ार एक्स्ट्रा दिए, तो कितना हो जाएगा ऊपर 2000 + 100 दैट इज 2100 डिवाइड बाई 3000, है ना, यही आएगा ना। इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचा 21/30, अगर 3 से भी कैंसिल आउट कर दिया तो 7/10 दैट इज 0.7 टाइम्स, है ना, यानी कि कितना हुआ 70%, और पहले कितना था 1/10 दैट इज 0.1 दैट इज 10% मेयरली, है ना। तो आपने क्या देखा कि तो आपके पास पहले 100 रुपये थे, कोई दूसरा बंदा था थोड़ा रिच था उसके पास 1000 थे, दोनों को 2-2 हज़ार और दे दिए, तो अब ठीक है आपके पास 2100 होगा, उसके पास 3000 हो गए, बट आप देख रहे हो 2100 3000 में भी 900 का डिफरेंस है, पहले भी 1000 और 100 में भी 900 का डिफरेंस था, बट यहाँ पे रेशियो 1000 और 100 में बहुत ज़्यादा था, है ना, 1:10 था रेशियो, आपके पास बहुत कम थे, बट अभी दोनों के पास काफ़ी कुछ मतलब एक सेम कैटेगरी में है ना, आपके पास भी 2100, उसके पास भी कितने हैं 3000, राइट। तो ये कितना है 70%। ये थोड़ा प्रैक्टिकल उससे दिया एग्जांपल मैंने, इसमें मैंने क्या करा सिंपली ऊपर नीचे ऐड किया है एक फिक्स नंबर, और ये हमारा क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि वैल्यू क्या है इसकी है 1/10। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके वैल्यू 1 से कम हो, ऑब्सोल्यूट वैल्यू, इसने बोला भी है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से इंक्रीज करना है, तो सेम पॉजिटिव से मैंने इंक्रीज कर दिया। या आप ऐसे थोड़ा सा और एग्जांपल लो, मान लो आपके पास है ना, वैसे तो ठीक है कम लोग के पास होते हैं, और मान लो आपके पास है $1 बिलियन, है ना,
$1 बिलियन आपके पास है, अंबानी के पास मान लो है $72 बिलियन, राइट। तो अभी रेशियो कितना है, 1:72 है ना। ये तो 2% भी नहीं है भाई, है ना। 1:50 होता तो 2% होता, ये तो 2% से भी कम है। मान लो दोनों को हमने क्या करा कि कुछ $28 बिलियन दे दिए मैंने, कितने दे दिए 28, 72 + 28, 1 + 28, तो कितना हो गया 29/100। ये कितना हो गया आपका, कितने परसेंट हो गया ये, 29% हो गया, राइट। क्योंकि मैंने डिवाइड बाई 100 ही तो लिखा है, तो डिवाइड बाई 100 है तो परसेंट 29/100 का मतलब क्या हुआ, या तो 0.29 बोल लो या इसको बोलो 29%। क्योंकि किसी को भी परसेंटेज में अगर हमें कन्वर्ट करना है, मान लो नंबर है 29/100, इसको करना है कन्वर्ट परसेंटेज में, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, कैंसल आउट हो जाएगा 29%। या इसी को ऐसे बोल सकते हैं नंबर को 0.29, सेम थिंग। बट अब देखिए 1/72 2% भी नहीं है, क्योंकि 2% कितना होता है 1/50, बट 1/50 से भी छोटा है क्योंकि न्यूमरेटर जो है बड़ा है, राइट। आपको आई होप इससे ज़्यादा एग्जांपल देने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तक समझ आ गया होगा क्या, ठीक है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू 1 से कम हो, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव क्वांटिटी से ऐड करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, है ना। बी इसमें राइट आंसर है। अब ये जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है, तो आप एक बार ये सोचना, और मतलब चाहे तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूँगा, या आप कमेंट करके बताना कि अगर ऐसा होता कि प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन तो है बट कोई नेगेटिव वैल्यू ऐड करी गई है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में नेगेटिव वैल्यू ऐड करी गई है ऊपर नीचे, तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर इंक्रीज होगा और न्यूमरेटर डिक्रीज होगा, है ना। आप जैसे चाहो बता सकते हो, मतलब कुछ लोग से मेरी बात होती रहती है, थोड़ा बहुत पूछते रहते हैं, तो आप जहाँ से बात होती है वहाँ से बता देना, या कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको आंसर समझ आ गया होगा इसका, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 विच हैव 4 एज द डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, मतलब इसमें कुछ बहुत तगड़ा मेथड नहीं चाहिए, इसमें आपको थोड़ा सा बस अप्रोच पता हो और बाकी बेसिक काउंटिंग है। तो एक बार करते हैं, 1 और 100 के बीच में है, और जिसका 4 जो है डिजिट है एक, बट दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो ठीक है, पहले एक मेथड से करते हैं, M1 बोलते हैं इसको। मान लो कि 4 जो है वो कौन सी डिजिट है, यूनिट डिजिट है, 4 इज यूनिट्स डिजिट। तो यूनिट डिजिट 4 है, तो 10 वाले डिजिट कौन सी मान लेते हैं, A है, तो A4 ऐसे लिख दिया, राइट। A4 मतलब का 3-4 भी हो सकता है, 5-4 6-4 कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर हम वो प्लेस वैल्यू के टर्म में लिखा तो क्या हो जाएगा, 10 × A + 4 × 1, दैट इज क्या, 10A + 4, राइट। 10A + 4 हो गया। ये हुआ अपना वो केस जिसमें कि 4 जो है वो यूनिट डिजिट है। अब आप बताइए, हाँ, अब ये हमें देखना है कि ये वाला डिविजिबल है, और हमें ये भी देखना है कि 1 से 100 है, तो ठीक है 1 से 100 हमने लिया ही था। कैसे पता, कि मैंने ये से लिया था ना कि A कौन सा है, सॉरी ये A4 है, तो 4 यूनिट डिजिट है, और A को मैंने 0 to 9 कुछ भी दे दिया है, राइट। तो अगर 0 डालूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, 1 डालूंगा तो कितना आएगा, 14, है ना। A4 है नंबर, और A को जो डाल दिया तो कितना है, 04, 04 इज वॉट 4, देन A को 1 डाल दिया तो कितना है 14, A को 2 डाल दिया तो कितना है 24, A को 3 डालेंगे तो कितना आएगा 34, राइट। तो मैंने सब ऐसे यहाँ से करते करते A को 9 डाला तो 94। तो ये सारे मैंने कवर कर लिए जिसमें 4 जो है वो यूनिट डिजिट पे आता है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें से 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे और कौन कौन से फैक्टर नहीं, मतलब सॉरी 4 इनमें से किस किस को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब इनमें से कौन 4 के मल्टीपल होंगे कौन नहीं होंगे। हमें बेसिकली वो वाले चूज़ करने हैं इनमें से कि जो 4 के मल्टीपल नहीं है, दैट इज़ 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। तो डिवाइड बाई 4 करते हैं तो क्या आएगा, 10A/4 + 4/4, तो ये तो भाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि हाँ, ये पार्ट तो कंप्लीट डिविजिबल है। तो अगर ये वाला भी डिविजिबल हो जाए, अभी लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था, जैसे 2 नंबर हैं, अब उनको डिविजिबल होना है तो पूरे
अगर जैसे दो नंबर यहाँ पे क्या है 10A और 4, इनको अगर 4 से डिविजिबल होना है तो या तो दोनों डिविजिबल होंगे, या दैट इज 10A और 4 दोनों डिविजिबल होंगे, या तो कोई भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 4 तो है भाई, 4 से डिविजिबल 4 × 1, तो 10A को भी होना पड़ेगा, बट हमें यहाँ क्या चाहिए, नॉट डिविजिबल बाई 4। तो हमें क्या देख लेते हैं कि 10A जो है 4 से डिविजिबल ना हो, तो क्या हो जाएगा 10A/4 + 1, थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देते हैं, 5A/2 + 1, ऐसा कुछ आएगा। तो अब अगर A, मैंने ये सब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। 10A + 4 डायरेक्टली लिखते हो, फिर मैं सीधा A की वैल्यू पुट करता। अगर मुझे मान लो एग्जाम में कहीं करना हो तो सीधा वहाँ से होता। आप भी ऐसे ही करेंगे एक बार समझने के बाद। बड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि फिर वो करेंगे तो फिर वो क्यों करना है आपको ये समझ नहीं आएगा, तब तक आप एक्चुअल में कर नहीं पाएंगे या आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो सब रट के जाना पड़ेगा। रटना मतलब मैं रटने पे बिलीव नहीं करता, तो ठीक है, आपको भी नहीं करना चाहिए। अगर कुछ मतलब ढंग का करना है तो मतलब समझने पे पूरा फोकस करिए। ठीक है, 5, क्योंकि अभी टाइम भी है अपने पास, तो 5A/2 + 1 है। तो अगर A अपना इवन हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। A अगर 8 डाल दिया, 6 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, बट हमें चाहिए नॉट डिविजिबल। तो A अपना क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो A अपना क्या क्या हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9, है ना, ये होंगे A, राइट। ये आपको समझ आ गया कि 1, 3, 5, 7, 9। अब A 1, 3, 5, 7, 9 है, तो नंबर हमारा क्या था, आप याद करिए, A4 था। A4 लिया था ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग फिर लिख दो क्या क्या नंबर आएंगे, क्या क्या आएंगे बताइए ज़रा। 1 अगर A1 है तो कितना 14, A2 है 3 है तो कितना 34, 5 है तो कितना 54, 7 है तो कितना 74, 9 है तो कितना 94, है ना। ये वाले केस आ गए जिसमें 4 जो है यूनिट डिजिट है, 4 इज यूनिट डिजिट। देन देखते हैं 4 इज टेंस डिजिट। 4 अगर टेंस डिजिट है तो नंबर क्या आएगा अपना, मान लीजिए आता है 4B, ऐसा कुछ आता है। तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10 + B, दैट इज 40B कुछ आ गया। तो 40 + B, अब इसको 4 से डिविजिबल है कि नहीं वो देखना है पहले। तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 10 + B/4, है ना। तो अब ये तो पूरा पहला वाला 40 डिविजिबल हो गया पूरा। तो अब अगर B भी डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें बस ये देखना है कि B जो है 4 से डिविजिबल ना हो, राइट। और B है क्या बताइए, B है क्या, B अपना एक डिजिट है, तो 0 to 9 लाई करेगा, 0 to 9 लाई करेगा B, और ये 4 से डिविजिबल ना हो। तो ये कौन कौन हो सकता है, देखिए 4 से डिविजिबल ना होने वाले B अपने होंगे 1, 0 भी होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 से मतलब 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है, ये आपको अब तक पता होना चाहिए, है ना, हमने डिस्कस करा इसको। ठीक है, 0 नहीं होगा तो 1 हो सकता है, हाँ 1 हो सकता है, क्योंकि 1 डिविजिबल बाई 4 नहीं है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। देन 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, बट 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। देन 9 भी हो सकता है, 10 नहीं होगा। 10 क्यों नहीं होगा, क्योंकि B तो 0 to 9 लाई कर रहा है ना, B डिजिट है। तो अब हमने नंबर क्या माना था 4B, और B की वैल्यूज़ क्या आई हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9। करस्पॉन्डिंग नंबर कौन से होंगे 41, 42, 43, 45, 46, 47 एंड 49, है ना। ये वो नंबर्स हो गए जो कि जिनमें 4 कहीं ना कहीं आ रहा है, बट वो 4 से डिविजिबल नहीं है, और 4 उन पे कहाँ पे आ रहा है, टेंस डिजिट पे। और ये बोल रहा है नेक्स्ट थिंग क्या है, हाँ ये इसने पूछा था हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है। और ये कौन से नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जिनमें 4 यूनिट डिजिट पे आ रहा है, बट वो 4 से डिविजिबल नहीं है। इनमें से आप कोई भी नंबर चेक करिए, 4 से कोई भी डिविजिबल नहीं है ना। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कितने नंबर्स हुए। तो ये वाले कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, ये वाले कितने हुए 5 कौन से हुए कि 4 यूनिट डिजिट पे है। ये वाले कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 5 + 7 कितना हुआ 12। तो 12 ऐसे नंबर होंगे जिनमें 4 कहीं ना कहीं आ रहा है, बट वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 उसमें से कौन से वाले हुए जिनमें 4 यूनिट डिजिट पे आ रहा है
और 7 कौन से वाले हुए जिसमें 4 10th डिजिट पे आ रहा है। तो इस पे आप और कौन से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता कि 4 जो है इसने बोला कि 4 कोई डिजिट है, कहीं भी आ रहा है। अब अगर ऐसा होता कि 4 जो है यूनिट डिजिट पे आ रहा है तो आंसर कितना आता 5। अगर ऐसा होता कि नहीं 4 जो है 10th डिजिट पे आ रहा है तो आंसर कितना होता 7। ऐसा बोलता कि 4 अगर यूनिट डिजिट पे आ रहा है उसको ए बोल दें, देन 10th डिजिट पे आ रहा है उसको बी बोल दें, तो बी माइनस ए बताओ, तो बी माइनस ए कितना हो जाता 7 - 5 दैट इज 2। है ना, ये सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं मतलब, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा टफ भी आने लगा है। तो ये सब इसीलिए मैंने आपको इस अप्रोच से बताया ताकि आप मतलब मल्टीपल जो सब क्वेश्चन हैं इसके ये भी कर पाओ कि यूनिट डिजिट पे आता है तो क्या मतलब है, 10th डिजिट पे आता है तो क्या मतलब है ना, 100 डिजिट का क्या मतलब है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि मैंने बी माइनस ए वाला बताया और टोटल उसने पूछा, टोटल अपना 12 हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे 12 हो गया। बट हाँ, आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए। या इसका ये कर सकते थे, इसमें जहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 4 दिख रहा है उसको लिख दें, जैसे 4 हो गया, है ना, 14 हो गया, 24, 34, है ना, 44, 54, 64, 74, 84 एंड 94। ये कौन से केसेस हैं जिसमें 4 अपना यूनिट डिजिट पे दिख रहा है। देन 10th वाले लिख देते हैं। 10th वाले में आपको पता है कहाँ पे आएगा, 40 की सीरीज में आएगा, राइट। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ये कौन से वाले हैं जहाँ पे 4 जो है 10th की सीरीज में आ रहा है। अब वैसे तो आप देखेंगे तो 44 दोनों जगह आ रहा है, बट एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि इसमें से वो वाले नंबर स्ट्राइक आउट कर देंगे जो कि 4 से डिविजिबल हैं, बचे वाले को हम काउंट कर लेंगे, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि 4 से कौन से नंबर डिविजिबल हैं। तो इसलिए 44 दोनों जगह है तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 44 को वैसे भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि 44 क्या 11 × 4 होता है, इसलिए मैटर नहीं करता। बाकी नहीं तो हमें देखना पड़ता थोड़ा कि दोनों जगह आ रहा है तो 2 बार काउंट ना करें। बट हम एक्चुअली 44 को एक बार भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 44 तो हमारे क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहा। तो हम पहले ये काउंट करते हैं, मतलब देखते हैं कौन से नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। तो 4 है डिविजिबल होगा, 14 डिविजिबल नहीं होगा, है ना, 16 तो डिविजिबल ना, 14 तो होता नहीं है। देन 24, हाँ ये भी डिविजिबल होगा। 34 नहीं होगा। देन 44, हाँ डिविजिबल होगा। 54 नहीं होगा। 64, हाँ डिविजिबल होगा, बट 74 नहीं होगा। 84, हाँ डिविजिबल होगा, बट 94 नहीं होगा। मतलब अल्टरनेट चलता जाएगा, है ना। 4 वाला होगा, देन 14 नहीं होगा, देन 24 होगा, देन 34 नहीं होगा, 44 होगा, 54 नहीं होगा, ठीक है। ये हो गए यूनिट डिजिट वाले कि जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब मार्क किया मैंने, ये वाले हैं, रिमेनिंग वाले नहीं हैं। देन 10th वाले में देखते हैं, 40 हाँ डिविजिबल होगा, 41 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 44 होगा, राइट। 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, सॉरी 47 नहीं होगा, 48 होगा, देन 49 नहीं होगा। तो अब ये काउंट करिए आप कि यूनिट डिजिट में कितने ऐसे बचे जिनमें कि 4, अब टोटल कितने ऐसे नंबर है जिनमें यूनिट डिजिट में 4 है, वो ऊपर लिखे हुए हैं सारे, है ना। दैट इज़ 04 से लेके 94 तक ये सारे 10 नंबर लिखे हुए हैं। 04 मतलब 4, 94 तो 94 है ये, राइट। ये सारे नंबर मैंने लिख दिए हैं। तो इनमें से अब हमें ये देखना है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने क्या करना था कि 4 से डिविजिबल वालों को पहले हमने सर्कल कर दिया, तो बचे वाले 4 से डिविजिबल नहीं है। तो एक 14 हुआ 1, देन 34 2, 54 3, 74 4, 94 5। तो 5 ऐसे आते हैं यूनिट डिजिट वाले में जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। 10th वाले में कितने हैं, 41, 42, 43, 3, 4, 5, 6, 7 आते हैं इसमें 10th डिजिट वाले में जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। आप देखिए ऊपर हमने निकाला था, कितना था, 4 आए थे कि यूनिट डिजिट अगर 4 है तो, और 4 से डिविजिबल नहीं है। वैसे कितने नंबर थे, 5, और 10th वाले हमने निकाले थे। 10th वाले कहाँ गए, हाँ 10th वाले कितने आए थे, 7, राइट, कि 4 इज 10th डिजिट, कहाँ निकल गया, हाँ ये 7 आया था, है ना। ये नंबर्स हैं 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49। अब नंबर ही मैच करो, सेम ही है ना। 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, ठीक है। तो ये 7 भी हम पहले निकाल चुके दूसरे मेथड से, और हम 5 भी निकाल चुके। तो इसमें भी आपको दोनों पता लग गया कि इसमें आपको क्या क्या पता लग गया कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं है बट उनमें 4 आता है और 4 यूनिट डिजिट पे आता है। फिर ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है और उनके 10th डिजिट पे 4 आता है। फिर ऐसे कौन से नंबर हैं जिनमें 4 कहीं भी आता है बट वो 4 से डिविजिबल नहीं है। या आपको ये भी निकालना हो कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनमें 4 आता है और 4 से डिविजिबल है, तब भी निकाल सकते हैं, है ना। सेम मेथड है यही। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, जितने हमने येलो सर्कल किए मैंने उतने ऐड कर देंगे, सिंपल।
हमें ये भी निकालना आ सकता है, अगर आएगा तो ये भी कर सकते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनमें 4 जो है यूनिट डिजिट पे आता है बट 4 से डिविजिबल हैं, और ऐसे कौन से नंबर हैं जिनमें 4 जो है 10th डिजिट पे आता है और 4 से डिविजिबल हैं, एंड ऐसे कौन से नंबर हैं जिनमें 4 जो है कहीं भी आता है यूनिट डिजिट या 10th डिजिट में 1 से 100 तक हैं और 4 से डिविजिबल हैं। तो एक पार्ट इसने पूछा था, तो 2 पार्ट सिमिलर और 3 पार्ट और, मतलब टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन इससे आप कर सकते हो इजीली, राइट। तो आप चाहो अप्रोच 1 लगा दो, अप्रोच 1 थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल है ना, मैंने पहले वो बताया, बट हाँ वो थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल है। अप्रोच 2 जो है वो एकदम फंडामेंटल वाली है कि सिंपली नंबर लिखो यार और मार्क कर लो ना, है ना। बल्कि आप अगर लिख के खुद से करोगे तो इसमें टाइम भी तो कम लगेगा, राइट। तो रिलेटिवली बेटर मेथड है, बट मैंने ऊपर वाला बताया क्यों, अगर इतना ही बेटर था तो इसमें क्यों, फिर मैंने बताया क्यों बताया इसलिए वाला, क्योंकि इसमें मैंने क्या यूज़ करा था 10a + b, राइट, दैट इज 10a + 4, है ना, 40a + 4 ऐसे किया, तो मतलब 40a + b। तो ये सब आपको अगर अच्छे क्वेश्चन आ गए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गए, वहाँ पे ऐसे स्टेप करने पड़ते हैं, हाँ। इसलिए मैंने आपको बताया ये वाले इस क्वेश्चन के लिए उतना यूजफुल नहीं है ये वाला स्टेप, बट फिर भी इसीलिए बताया है कि अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो हर जगह आप काउंट नहीं कर सकते हो, है ना। अभी तो आपने जल्दी जल्दी काउंट कर लिया, बट अगर मान लो 200 मतलब 400 तक होता तो आपको मुश्किल होता काउंट करना, सारे नंबर लिखना। और उसमें क्या था, उसमें बहुत सारे फिल्टर आउट हो जाते बिना लिखे ही, हम डायरेक्टली लिख पा रहे थे कौन से नंबर हैं, और लिखने की भी जरूरत नहीं थी हमें। तो अगर केसेस पूछा होता तो सीधे ही गिन लेते हैं कि हाँ ऑड ले लो, इवन इवन ले लो जल्दी से, है ना। यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे देखिए, है ना, हमने ऑड लिए थे ना, सिंपली ऑड, खत्म कहानी, है ना। हमें ऑड कितने हैं भाई, ऑड तो काउंट कर लेंगे ना, है ना। 10 ऑड होते हैं, मतलब अब हम 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, 5 इवन 5 ऑड, है ना, तो बस हो गया 5, राइट। अब मान लो 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो 5 × 2, 3 बार रिपीट हो रहा है 5 × 3, है ना। तो इस सब के लिए मैंने बताया है कि वो आपको अच्छे क्वेश्चन में हो जा सकता है, इसमें उतना यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी टफ क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए यूपीएससी में, तो आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहना चाहिए हिसाब से। बाकी इस क्वेश्चन के लिए आप ये वाला मेथड करेंगे तो भी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स दैट, है ना, सच दैट 3, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 राइट 1/2, राइट। इसका मतलब है 3 राइट 1/2, ठीक है। this number, okay, what is the greatest length x such that this number means 3 right 1/2 and 8 right 3/4, है ना। 8 सही 3/4 बोलते हैं ना इसको, वही लिखा हुआ है यहाँ पे 8 right 3/4, ये गलत हो रहा है, 8 right 3/4, ठीक है। ये दो लेंथ दी हुई हैं 3 right 1/2 एंड 8 right 3/4। हमें ये पता करना है कि वो ग्रेटेस्ट लेंथ बताओ जिसके ये दोनों इंटीग्रल मल्टीपल हो, क्या हो, जिसके ये दोनों इंटीग्रल मल्टीपल हो। अब आपको क्या याद है कि HCF क्या होता था, क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको ये समझ आ रहा है, यहाँ पे HCF पूछ रहा है, पहली बात तो उसने बोला ग्रेटेस्ट, राइट। तो ग्रेटेस्ट बोला तो ठीक है, हाईएस्ट वाला आ गया, है ना। HCF को क्या बोलते हैं दूसरा, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोथ आर वन एंड ओनली द सेम थिंग, ठीक है। तो HCF का H आपको दिख गया कि हाँ ग्रेटेस्ट लेंथ पूछ रहा है ना। देन उसके बाद और देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ दैट सच दैट दीज आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x, ठीक है। अभी जो नंबर दिए हैं ये दोनों उसके इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो दोनों इंटीग्रल मल्टीपल हो दीज नंबर, तो कॉमन वाला आपको पता लग गया, यहाँ कॉमन की बात कर रहा है, दोनों हो, दोनों मल्टीपल हो, दोनों फैक्टर हो, दोनों डिविजन हो, कुछ भी हो, दोनों हो, मतलब कॉमन पूछ रहा है, राइट। तो आपको ये पता लग गया कॉमन है। देन फैक्टर वाली बात कहाँ से पता लगेगी, अब अगर ये दो नंबर है ना 3 राइट 1/2 एंड 8 राइट 3/4, अगर ये कॉमन मल्टीपल है उसके, राइट, ये क्या है, मतलब ये दोनों अगर x के मल्टीपल हैं तो x इन दोनों का फैक्टर हुआ ना। अगर कोई नंबर n a × b ऐसे लिखा है, मतलब अगर a से या b किसी से डिवाइड करेंगे n को तो रिमाइंडर 0 आएगा, तभी a × b लिखा है, राइट। अगर a से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा b से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा, फर्क नहीं पड़ता क्वोशंट कितना आएगा, बट a से डिवाइड करेंगे b से डिवाइड करेंगे तो हमें इसमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। मतलब n जो है a और b दोनों का मल्टीपल है, यानी a का मल्टीपल भी है n, b का मल्टीपल भी है n, और a जो है वो n का फैक्टर है एंड b भी n का फैक्टर है। ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये याद होगा, याद दिलाने के लिए बोला था, ठीक है। n = a × b है,
मतलब हाँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो आप बताइए अगर ये दोनों नंबर्स इसके मल्टीपल हैं तो मतलब क्या है कि ये इन दोनों का फैक्टर है ना। अगर कोई नंबर n, अगर n इज ए मल्टीपल ऑफ a तो दिस मीन्स ना कि a इज ए फैक्टर ऑफ n। इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ a दिस मीन्स दैट n इज ए फैक्टर ऑफ, मतलब n इज ए मल्टीपल ऑफ a दिस मीन्स a इज ए फैक्टर ऑफ n। राइट, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको अब तक समझ भी आ गया होगा, मतलब पहले से समझा हुआ होगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि हाँ ठीक है इसमें HCF फाइंड करना है हमें इसका। तो अब फ्रैक्शन का HCF फाइंड करने का आपको फॉर्मूला पता है। तो बट हमने देखा था कि उसमें न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर था उस, बट ये तो सब मिक्स फ्रैक्शन में लिखे हैं, है ना। 3 राइट 1/2, तो चलो अगर 1 अगर न्यूमरेटर है 2 डिनोमिनेटर है तो 3 क्या है। तो एक्चुअली ये 1 अपना, देखो 2 डिनोमिनेटर है सही बात है, बट 3 अपना न्यूमरेटर नहीं है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के टर्म में लिखा हो, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं देखते, राइट। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देते हैं पहले इसको, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो 3 राइट 1/2 का क्या होगा, 3 × 2 + 1, ऐसे लिखे ना, 3 × 2 + 1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +1 करके यहाँ लिख देंगे, कितना हुआ 7/2। देन नेक्स्ट क्या है 8 राइट 3/4, दैट इज 8 × 4 + 3/4, कितना हुआ 8 × 4 32 + 3 35/4, है ना। ये दो नंबर हुए। अब हमें इनका निकालना है HCF। तो क्या करना होता था, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। अब HCF वाला मैंने इस क्वेश्चन में भी आपको फिर से समझाया कि भाई HCF कैसे दिख रहा है, बट हाँ इसकी ज़रूरत थी नहीं सच में, अब तक आपको सब डायरेक्टली दिखना चाहिए, बट जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बताया था जल्दी में। बाकी आपको अच्छे से समझना है तो आपको प्रीवियस वीडियोज़ ही देखने पड़ेंगे, राइट। ये आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बोल रहा हूँ प्रीवियस वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ को अगर मैं हर बार पूरे ही समझाऊंगा तो कोर्स तो वहीं हट कर रहेगा, 2-3 साल पढ़ते रहेंगे ऐसे। ठीक है, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है, पहले वाले का न्यूमरेटर है 7, दूसरे का है 35। तो 7 और 35 का HCF डिवाइड बाई LCM किसका, पहले वाले का डिनोमिनेटर है 2, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर है 4, तो LCM ऑफ 2, 4। तो 7 और 35 का HCF क्या हो जाएगा, आप निकालना 7 ही आ जाएगा, राइट। क्योंकि 7 × 1 7 और 7 × 5 35, यानी कि 7 इन दोनों का फैक्टर है और हाईएस्ट है, क्योंकि अब 7 से बड़ा कोई 7 का फैक्टर नहीं हो सकता ना भाई, बताइए। क्योंकि कोई नंबर n है उससे बड़ा थोड़ी फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर उतना होगा या उससे कोई छोटा होगा। और मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल उस नंबर के बराबर होंगे या उससे कोई बड़ा होगा, राइट। तो इसका HCF आ गया 7, LCM निकालिए कितना आएगा 4, तो कुछ 7/4 आएगा, राइट। अब 7/4 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखो तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 कितना होता है 8, तो 2 टाइम्स जाएगा नहीं तो 1 टाइम्स जाएगा। तो 7 ऐसे लिखेंगे ना, 7/4 किया कितना जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 3। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं 3/4, तो 1 राइट 3/4 बोल सकते हैं इसको, राइट। 7/4 लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 इधर लिखा, 7 को डिवाइड किया, मतलब 7 से 4 को डिवाइड किया, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ है ना, पहले बोला तो वही सही था कि 4 से 7 को डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा, आएगा 4, रिमाइंडर कितना आएगा 3, बस। यहाँ पे लिखेंगे कोशेंट, यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर, यहाँ पे लिखेंगे डिविजर। अब कोशेंट रिमाइंडर डिविजर क्या होता है आपको डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, ठीक है। तो 1 राइट 3/4 आ गया, डी है ना, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आज मतलब काफ़ी क्वेश्चन करें, नेक्स्ट टर्न पे भी हम एटलीस्ट इतने क्वेश्चन करेंगे, और उसके नेक्स्ट टर्न भी मतलब देखिए नेक्स्ट पूरा लेक्चर तो नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम्स करने में ही निकल जाएगा, उसके नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ी नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ी मिसलिनियस प्रॉब्लम्स हैं जो कि बेसिक समझ लीजिए बेसिक कैलकुलेशन के हैं, उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, या थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 लेक्चर तो अभी प्रॉब्लम से चलेंगी एटलीस्ट, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कोई नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।